हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का 5वां अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न और इसका फर्स्ट पार्ट है। आप देख सकते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। और यहाँ पर आपके लिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है बच्चों। क है कोयला, ख है बॉक्साइट, ग है सोना और घ जस्ता। क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ख ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बॉक्साइट। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ख वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? और यहाँ पर फिर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क और तांबा। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, सही ऑप्शन होगा आपका अभ्रक। ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, फिर आता है पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट और यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चारों ऑप्शन है आपके। तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायंत्रित चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। उत्तर में आप लिख सकते हैं क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, तलछटी चट्टानें। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? और ऑप्शन है आपके क है खनिज तेल, ख है यूरेनियम, ग है थोरियम और घ है कोयला। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे उत्तर में? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों थोरियम, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न बच्चों और यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। और दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों में बताएं। और यहाँ पर क और ख है आपके लिए, क है लोह और अलोह खनिज और ख है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले बात करते हैं क की, लोह खनिज के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे वे खनिज जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है लोह खनिज कहलाते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। इसके बाद लिखेंगे अलोह खनिज और यहाँ पर जो हेडिंग डालकर लिखेंगे जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता या बहुत कम होता है अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। ठीक है, इस प्रकार से आप लोह और लोह खनिज में अंतर बता सकते हैं बच्चों। इसके बाद दूसरे प्रश्न का ख पार्ट है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उत्तर लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधन और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। इन साधनों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, ये स्रोत सीमित तथा लगातार प्रयोग से समाप्त होने के कगार पर हैं। आई बात समझ में? इसके बाद लिखेंगे हम फिर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और यहाँ पर लिखेंगे सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जयोथर्मल बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्यों का मलमूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ये साधन नवीनीकरण योग्य हैं, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है फिर दूसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट है खनिज क्या हैं? और उत्तर में क्या लिखेंगे आप जानते हैं खनिज क्या है? उत्तर लिखेंगे खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर, ठोस एवं नरम चूना तक शामिल है। आई बात समझ में? इसके बाद जो है थर्ड पार्ट है बच्चों आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप ठीक इस प्रकार लिखें बच्चों, आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, अंशों व विवरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद है फिर अगला प्रश्न आपका, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिख सकते हैं आप, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए खनिजों का सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न और यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। और यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, तीसरे प्रश्न का, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मानव के विकास में कोयले का विशेष महत्व है। कोयले के 4 प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे पीट और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, इसमें कम कार्बन, नमी की अधिक मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। इसके बाद नंबर 2 पर लिखेंगे लिग्नाइट और इसके बारे में लिखेंगे, यह निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। नंबर 3 बिटुमिनस और यहाँ पर लिखेंगे गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। इसके बाद लिखेंगे नंबर 4 पर एथेनसाइट और इसके बारे में हेडिंग डालकर लिखेंगे, यह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है। यह ठोस, काला व कठोर होता है। इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे यहाँ पर इसके बारे में जानकारी, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोयले के भारत में विस्तृत भंडार हैं। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं, उनके प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। साथ ही साथ लिखेंगे झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। 1997-98 में भारत में कोई 32 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ। 1951 ईस्वी में केवल 3.23 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले का 2/3 से भी अधिक भाग बिजली पैदा करने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट है बच्चों तीसरे प्रश्न का। इसमें पूछा है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। और फिर कारण लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। अगला लिखेंगे नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद चौथा लिखेंगे बच्चों, सूर्य का प्रकाश प्रकृति को मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। वहीं सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला है फिर छठा पॉइंट बच्चों, ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। इसके बाद सातवां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना पकाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने और सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस प्रश्न का उत्तर भी। और साथ साथ आगे फिर बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं आपके क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर प्रश्न आपके लिए नीचे दी गई वर्ग पहेली में उपयुक्त खनिजों का नाम भरें। और यहाँ पर लिखा है
पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार की टेबल आपको एक अपनी पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगी बच्चों, जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर एम और यहाँ पर एम। इसी प्रकार से आपको एक टेबल देखने को मिलेगी, आप उसे अच्छे से देखें बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में। उसके बाद प्रश्न में लिखा है कि क्षैतिज में आपको क्या लिखना है। नंबर 1 पर यह लौह खनिज, नंबर 2 पर सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल, नंबर 3 पर चुंबकीय गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ लोहा और नंबर 4 पर उत्कृष्ट कोटि का कठोर कोयला। नंबर 5 पर लिख सकते हैं बच्चों, इस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 6 पर इस खनिज के लिए खेतरी खदानें प्रसिद्ध हैं और नंबर 7 पर आता है फिर आपका वाष्पीकरण से निर्मित। ठीक है, और यहाँ पर ऊर्ध्वाकार में लिखना है आपको। नंबर 1 पर लिखना है आपको प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है और नंबर 2 पर बेलाडिला में खनन किया जाने वाला लोह अयस्क, उसका नाम लिखना है आपको। नंबर 3 पर विद्युत उद्योगों में अपरिहार्य और नंबर 4 पर देंगे आप उत्तरी पूर्वी भारत में मिलने वाले कोयले की भूगर्भिक आयु और नंबर 5 पर सिराओं तथा सिरा निक्षेपों में निर्मित। उत्तर में आप बच्चों क्षैतिज में लिख सकते हैं नंबर 1 पर मैग्नीज, नंबर 2 पर लाइमस्टोन, नंबर 3 पर मैग्नीटाइट, नंबर 4 पर एंथ्रासाइट और नंबर 5 पर बॉक्साइट, नंबर 6 पर तांबा, नंबर 7 पर जिप्सम। ठीक है, और ऊर्ध्वाकार की अगर बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं बच्चों नंबर 1 पर चट्टान, नंबर 2 पर हेमेटाइट, नंबर 3 पर कोयला, नंबर 4 पर टर्शियरी और नंबर 5 पर टिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें भर सकते हैं, जो आपको एक टेबल सी दिखाई देगी, इसमें आप इसे भर सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 10 समकालीन भारत विषय के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।